वाहेगुरु जी का बेरोजगारी पे खालसा बहुत बार वाहेगुरु की है बात सब। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। भाई सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनामी। आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं पहले उनका स्वागत करता हूं। जसबीर भाटिया साहब का वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की सत श्री फतेह। अकाल। जगतार सिंह साहब का भी बहुत स्वागत करते हैं। धनी प्रसाद निषाद जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज हम लोगों ने भारत की बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में एक ज्वलंत मुद्दा चुना है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत देश के पढ़े लिखे नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, बेरोजगारी। तो इस पर हम आज हमारे जो खास मेहमानों से हम 45 मिनट लगभग इस पर हम विशेष वार्ता करेंगे, सबके विचार जानना चाहेंगे। और इस पर हमने आज कुछ छात्र छात्राओं को भी बुलाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ बेरोजगार स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारणवश। तो मैं आज की इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले पहले प्रतिक्रिया के रूप में धनी प्रसाद निषाद जी, जो एक लंबे समय से बहुजनों की विचारधारा पर और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले इस ज्वलंत समस्या पर उन्होंने लंबे समय तक काम भी किया है, तो मैं उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। धनी प्रसाद जी, भारत में जो बहुसंख्यक समाज, जो मूल निवासी हम कहते हैं, वैसे तो बेरोजगारी की इस परिभाषा में सभी बेरोजगार आ जाते हैं, सभी जाति धर्म के लोग। तो मैं इस पर आपसे पहला सवाल चाहूंगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद जो संविधान ने बहुत सारे राइट दिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंदर में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस दिशा पर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो बहुत भयावह है और निचली पायदान पे है, जो सर्वे रिपोर्ट दिखाता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर भारत की बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, जो पढ़ लिख करके आज निराशा की गर्त में चले जा रहे हैं, तो इस पर मैं आपसे प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में आपके विचार जानना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी सत्कारयोग्य सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, ये समस्या बहुत जटिल है इस देश की, और कुछ चीजें हैं जो मानव निर्मित व्यवस्थाएं पैदा की जा रही हैं हमारे देश में। हमारे देश का नाम भी कई है, कोई भारत कहता है, भारत माने इंडिया है, कोई हिंदुस्तान कहता है, तो अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। तो यहाँ जो व्यवस्था है, ये नहीं है कि हमारे देश में किसी चीज की कमी है, कमी किसी चीज की नहीं है। बिल्कुल जो सिस्टम है उसमें कमी है जी। अब अभी माननीय कह रहे थे पानी की, एक सिस्टम है, जो सिस्टम एडाप्ट होना चाहिए ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक, उसको उस सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाए। नेता वो है जो सिस्टम को डिस्टर्ब करके अपनी बात को मनवाए। इसीलिए इसी चक्कर में छोटे छोटे ग्रुप भी हैं, छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां भी हैं, और बड़े रीजनल क्या राष्ट्रीय स्तर नेशनल पार्टियां भी हैं। वो सिस्टम को बिल्कुल डाइवर्ट कर देती हैं और अपने द्वारा मानव निर्मित व्यवस्था को लगाती हैं। जहां जैसे होता है उस तरह की भावनाएं अपने अंदर डालती है। उनको कहां से, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी हो गई है, ये हो गया वो, क्योंकि एक कॉर्पोरेट जगत का ही प्रभाव है, राजनीति हो गया व्यापारीकरण। तो हर चीज व्यापारीकरण के दृष्टि से देखा जाता है, न कि मानव की सुख सुविधा के हिसाब से देखा जाता है। जिस देश की सरकारें व्यापारी करती हैं, उस देश के लोग गरीब हो जाते हैं, निहायत हो जाते हैं। क्या हमारे यहाँ विद्वानों कमी है, शिक्षक शिक्षित नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है? क्या हमारे यहाँ अन्न की कमी है कि लोग खाने बिना मर जा रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पानी की कमी है कि पूरे देश में दूषित पानी किया जा रहा है और बेचा जा रहा है? हर चीज एक दिन ऐसा होगा कि हवा भी बेची जाएगी। ये जो चीजें पैदा की जा रही है मानव निर्मित व्यवस्था है।
और इसको हमारे विद्वान लोग इसको अगर गहराई से अध्ययन करके नहीं करेंगे तो क्यों इसमें हम मार खाएंगे। क्यों है कि अभी इसमें एजुकेशन की ले लीजिए, ये जो हमारा बेस है फंडामेंटल राइट एजुकेशन का है, अगर जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे उनको उचित अनुचित का मूल्यांकन करना नहीं होगा। तो बेरोजगारी जहां गरीब आदमी, देखिए कितने मैनिपुलेटेड व्यवस्था से इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। एक गुरु गोरखर ने 1939 में किताब लिखा था बंच ऑफ थॉट, उसमें लिखा कि अगर हमारी सनातन व्यवस्था कायम रखनी है तो इस देश को 95% लोगों को अशिक्षित और बिल्कुल गरीब बनाना पड़ेगा, हमारी व्यवस्था कायम रहेगी। तो ऐसे लगता है कि वर्तमान सरकारें भी उसी तरह से काम कर रही हैं। दूसरा, जो इसमें हमें मुफ्त आटा दे दो, मुफ्त चावल दे दो, मुफ्त ये चीज दे दो, मुफ्त ये चीज दे दो, ये हमारे लिए गरीबी बनाने का तरीका भी है। क्योंकि अगर कबूतर है, आप कबूतर इतना उड़ता है कि देखो आप कहाँ कितनी ऊंचाई उड़ता है। अगर 1 महीने आप दाना डालते और डंडा मारेंगे, लेकिन वो जमीन से थोड़ी दूर जाएगा फिर वहीं आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है यार दाने तो मिल ही जाएंगे, हमें उड़ने क्या जरूरत है। इसी तरह से वो गरीब बनाया जा रहा है। और नेता भी, हर राजनीतिक पार्टियों के नेता भी ये चाहते हैं कि अगर ये गरीब रहेगा, निहायत अशिक्षित रहेगा, तो जहां हम कहेंगे वोट देगा और इसको आगे हम रोटी का टुकड़ा दिखाते रहेंगे, एक गरीबी में जीवन यापन करता रहे। इसी तरह से शिक्षा का अभी 2019 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, अब 20 कर दिया। 20 में तो अब सत्यानाश, बेड़ा गर्क कर दिया एजुकेशन का। हर विद्वान आदमी सोचता है क्या वहाँ जो डॉक्टर जाएंगे, इंजीनियर जाएंगे, वो गीता पढ़ के जाएंगे? गीता में क्या लिखा है हमारे लोग पढ़ते नहीं। ये तो सारे ये ऐसा धर्म है, ऐसा ग्रंथ है जो मानव को ऊंचा नीचा पैदा करता है, तो वो हमारे लिए शिक्षक कैसे हो सकता है? जो मानव में भेद करता है वो हमारे लिए कैसे आदर्श हो सकता है? तो ये मानव निर्मित है। जो गरीबों की नौकरियां थी, अब देखिए जो सफाई वाले कर्मचारी होते थे निहायत गरीब तबके के होते थे और अधिकतर SC ST OBC के लोग होते थे, उसको सबसे पहले इन्होंने ठेकेदारी प्रथा कर दी। ठेकेदारी प्रथा क्या मिलता है, मैं तो हैरान हूं। उनके 2 आदमी की परवरिश नहीं कर सकता वो। तो अभी रेलवे में गैंगमैन था, गैंगमैन कौन काम करते थे? गरीब लोग करते थे। निहायत गरीब आदमी जाता था, जाड़ा गर्मी बरसात ओपन लाइन में दौड़ता था 10 किलो का वेट लेकर के। वो सब निजीकरण कर दिया, ठेकेदारी प्रथा कर दी और तनख्वाह वही देते हैं कि 2 आदमी का कम से कम हैंड टू माउथ रहे। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं ये मानव निर्मित व्यवस्था है। अब हमें देखो, सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। जो हमारे लोग हैं वो व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते, हर एक आदमी सत्ता परिवर्तन के लिए गोटी फिट करता है। तो ये जो मानव निर्मित बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, ये मानव निर्मित महंगाई पैदा की जा रही है। जैसे अभी श्रीलंका में हुआ, तो श्रीलंका में भी जो कंडीशन श्रीलंका में थी वही कंडीशन हमारे देश में है। हमारे देश में भौगोलिक स्थिति से चाइना से भी हमारी समतल जमीनें हैं। हमारी 4 जलवायु यहाँ की अच्छी है। हमारे 4 मौसम होते हैं, जाड़ा गर्मी सर्दी बरसात होते हैं। कितना आनंदमय ये होता है। पठारी इलाके हैं। पंजाब का उत्पादक क्षेत्र देखिए कितना पूरे विश्व का रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी यहाँ खाने बिना लोग मर जाते हैं। मरते क्यों है? यहाँ की व्यवस्था बनाई हुई है जो उसमें खोट है, उसमें कमियां हैं। नहीं तो ये व्यवस्था कहीं नहीं, भारत जैसा देश कहीं बन नहीं सकता। और भारत के लोग अगर इस व्यवस्था को परिवर्तित नहीं करेंगे तो इस देश का हर एक आदमी बिल्कुल भीख मांगने कगार पर होने वाला है, जो मध्यम वर्ग का था। तो क्यों ये मानव निर्मित इस तरह से की जा रही है? अभी कारपोरेट जगत की बात हो रही है। जब सारे बैंकों का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व पैसे लेकर के उनके
एनपीएस वो सरकार से लोन करके लेकर, देखिए विचित्र बात है, सरकार से लोन लेकर के सरकारी संपत्ति को खरीद रहा, और जब एनपीए हो जाता है सरकार उसको माफ कर दे रही है। तो हमारा देश कहाँ गया? सारे बैंकों को इन्होंने लुटवा दिया, सारे बैंकों को इन्होंने लुटवा दिया, और उनके साथ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वो सारे मोदी हैं अधिकतर, एकाध उसमें दूसरे हैं, और सारे गुजराती हैं। अब बताइए, ये बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, गरीबी नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो और क्या होगा? तो इस तरह से जो मानव निर्मित व्यवस्था है, इसको कैसे अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, ये हमारे माननीय सरदार जसबीर सिंह जी हैं, ये सोचेंगे, जगतार सिंह माननीय सोचेंगे, आप सोचेंगे, ऐसे सम्मानित साथी सोचेंगे इसको गहराई से कि ये मानव निर्मित व्यवस्था को कैसे हम दूर करें, और इस सिस्टम को, इस जो प्रणाली है, इसको अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अगर अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा तो इस देश का बिल्कुल एक आदमी को, देखिए इस देश को बनाने में इस देश के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति, जितना सहयोग उसका है उतना ही एक कारपोरेट जगत का है, क्योंकि वो हर चीज खोता है, देता था, अब जीएसटी देता है, तो उसका देश बनाने में योगदान है, और देश के जो भौतिक संपदा है उसमें भी उसका अधिकार है, लेकिन उसको अधिकार विहीन बना दिया गया। जो लोग इस तरह के रह रहे हैं उनके अधिकार विहीन बना दिया, उनके घर आवास जो थे वो जमीनें छीन रहे हैं। तो ये मानव निर्मित व्यवस्था है। जब आप एक अमीर आदमी को सारी चीजें देते जा रहे हैं और दूसरे लोगों को छीनते जा रहे हैं, तो ये मानव निर्मित व्यवस्था है, ये कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है इस देश में, ये मानव निर्मित व्यवस्था है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस मानव निर्मित व्यवस्था को, ये मानव, वो मानव जो समता विचारक हो, जो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता हो, जो सत्य की स्थापना करना चाहता हो, जो गुरुओं का जन्म ही अत्याचार मिटाने के लिए हुआ, और उन्होंने इस समता मूलक समाज को एकत्रित करने के जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच था, उन्होंने लंगर व्यवस्था की। तो इससे प्रेरित होकर के हमारे महानुभावों को भी इस समाज को समेटने की जरूरत है, और इस मानव निर्मित काल्पनिक जो व्यवस्था है, इस देश को, पहले 37 करोड़ लोग थे जो ये अन्न राशन दिया जाता था, अब 83 करोड़ लोग हो गए। अब देखिए कितना आ गया ये हंगरी हमारे देश में, कि अब 83 करोड़ लोगों को रोज खाना देने के लिए अब मजबूर हो गया, सरकार देगी। तो ये बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कि हमारे प्रबुद्ध लोग अपने निजी स्वार्थ हो, या किसी डर हो, या किसी प्रभाव से वो अपनी बुद्धि का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो कुलीन तंत्र है, ये पूरा जाल फैला करके इस समाज को बिल्कुल अंधेरे में ढकेल रहा है। तो इसीलिए हम इतना ही गुजारिश है कि हमें इस पर गहराई से चिंतन करके पूरा समाज के प्रति, इस देश की भलाई के लिए समर्पित होकर काम करने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ तो पाइपलाइन मॉनेटाइजेशन आ गया, 1 मिनट और लूंगा। पाइपलाइन मॉनेटाइजेशन में सारे सड़कें, सारे विद्युत संप्रेषण, सारे जितने टावर पावर बीएसएनएल वगैरह के सभी, उसमें सारे चीजों का विवरण है। तो कितना क्या है, ये सारे चीजें है, विवरण है पूरा। वो सारे चीजें इन्होंने प्राइवेट करने के लिए कर दिया। अब हम अभी फास्टैग लगा है, अब हर एक सड़क जो गांव में जाती स्टेट गवर्नमेंट की है, जो नेशनल हाईवे है, सभी का निजीकरण करने जा रही सरकार, और सभी पर आप पैर रखेंगे पैसा देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर कुछ गलती किया हो तो माफ देना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, हमारे साथ आप बने रहे। हमारे साथ खोटे साहब भी आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। मैं बारी से धन्यवाद चाहूंगा। खोटे साहब बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मैं सारे मानवता चैनल पे आए हुए सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। जी
सर, आज की हमारी जो चर्चा हो रही है भारत में बढ़ती बेरोजगारी की एक समस्या, ज्वलंत समस्या पर आज हमारा टॉपिक है। तो मैं दोबारा आपसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, उसके बाद मैं भाटिया सर और जगतार सिंह के पास जाना चाहूंगा। जो ये अभी धनी प्रसाद जी ने अपनी बातें रखी है और इस पर उन्होंने काफी विस्तार से अपनी बातें रखी है। तो जिस ढंग से भारत में बेरोजगारों की संख्या सुरसा की मुंह की भांति लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये एक समस्या रुकने वाली नहीं है, बल्कि और इस परिस्थितियों से हमारा जो बहुसंख्यक समाज जूझ रहा है, चाहे वो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हों और विभिन्न क्षेत्रों में सेक्टर की बात हो, चाहे इस दिशा में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो निचले पायदान में भारत की स्थिति आज खड़ी है। इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी दें और थोड़ी विस्तार से अपनी बात रखें। हेलो, मुझे लगता है खोटे साहब का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। जगतार सिंह जी उनसे जुड़े, तब तक आप अपनी विचार रखें इस बार। जगतार सिंह जी। सबसे पहले तो सभी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो स्वागत करना चाहेंगे जगदीश सतनामी जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा विषय चुना आज का। कैसी विडंबना हो गई है हमारे देश, जिस देश को कभी सोने की चिड़िया बोला जाता था, सोना उगाने वाली धरती बोला जाता था, आज वहां हम रोजगार के संकट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस धरती को जीतने के लिए सिकंदर आया। क्यों आया, क्या था इस धरती पे ऐसा, मैं आपको बताऊं। हम बहुत बड़ा घर बनाते हैं, बहुत बड़ा महल बनाते हैं। उस बहुत बड़े घर के अंदर, महल के अंदर रसोई बहुत छोटी होती है और वो छोटी सी रसोई पूरे घर का पेट पालती है। इस धरती के ऊपर हमारा जो भारत है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो कुछ इलाके हैं, ये ऐसे इलाके हैं जो पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं। इसीलिए हमारे को जीतने के लिए सिकंदर को आना पड़ा। इसीलिए हमारे को जीतने के लिए कभी मुगल आए और इसी वजह से आए। और जब भारत पे सतनामियों की वजह से, कबीर पंथी रविदासियों की वजह से, गुरु नानक जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की वजह से बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सल्तनत कायम करी, जो मूल निवासियों की सल्तनत थी, नीले झंडे वालों की सल्तनत थी, जिन्होंने गरीबों, मजदूरों, मजलूमों को जमीनों के मालिक बनाया। उस सल्तनत को खत्म करने के लिए दुनिया भर के, चाहे वो सूखे देश के हों, चाहे वो ठंडे देश के, बर्फ के, वो ग्रुप बना के, कोई ईरान से, कोई फ्रांस से, कोई रसिया भी चल पड़ा था, पर रसिया को तालिबान ने रोक लिया, अफगानिस्तान ने रोक लिया था, अफगान बहादुरों ने, क्योंकि उनमें एकता थी। तो फ्रांसीसी, ब्रिटेन से बहुत हमारे यहाँ हमारे धरती को जीतने के लिए आए। क्यों जीतने के लिए आए, रीजन क्या था वो हमारे को जीतने के लिए आए? वो खेती थी, कृषि थी। मैंने कल ही एक विद्वान के विचार सुने। वह कह रहे थे कि एक विदेशी नागरिक नंद वंश के समय में आया और उसने बताया, क्योंकि वो ठंडे इलाके से आया था, कि हमारे यहाँ तो जो ऊन होती है वो पेड़ों से उतारी जाती है। ये भारत तो ऐसा अद्भुत देश है, यहाँ ऊन पेड़ों पे लगती है। वो कपास के बारे में शायद बोल रहा था। तो दुनिया की हर चीज हमारे पास है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब बात आती है रोजगार के संकट। रोजगार के संकट की नहीं, खाद्य संकट की। हमारी जिम्मेदारी परमात्मा ने जो लगाई थी, जो गुरु नानक के लंगर का कंसेप्ट है ना, उसको लंगर तक ही मत रखो, लंगर छोटा लंगर ही मत समझो। वह कंसेप्ट ऐसा है कि गुरु नानक ने एक संदेश दिया था, चाहे वो ईरान के लोग हों जहाँ गर्म देश है, कुछ नहीं होता, चाहे वो अफ्रीकी देश के लोग हों जहाँ कुछ नहीं होता, बंजर धरती है, चाहे ठंडे इलाके यहूदी हों, यहूदी आर्य मैं उनको बोलता हूँ, वो हों, सभी को एक संदेश दिया था, हम देंगे बेशर्ते हमारे को शांति से जीने दिया जाए, हमारे को हमारे तरीके से जीने दिया जाए। कहाँ हमने पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करानी थी, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी थी। विडंबना ये है आज हम अपने देश में नहीं दे पा रहे।
कहाँ हमने पूरी दुनिया के अंदर पानी सप्लाई करना था, जल की समस्या को दूर करना था। आज हालात ये है, हम खुद जल के संकट में घुस गए हैं। हमने पूरी दुनिया के अंदर रोजगार देना था, आज हम खुद रोजगार में के संकट में घुस गए हैं। अब ये संकट, जैसे हमारे से पहले धनी प्रसाद जी ने बोला, ये मानव निर्मित संकट है। हाँ, मैं इससे पूरी तरह एग्री हूँ, ये मानव निर्मित संकट है। इसके संदर्भ में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। कृषि प्रधान देश के अंदर, क्या हमारे देश के अंदर कोई एफसीआई गोदाम का, कोल्ड स्टोरों का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कोई श्रृंखला है? क्या किसानों को ऐसा राइट दिया गया है? इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं कांग्रेस की सरकारें बनी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, कई सिख मुख्यमंत्री भी थे और अच्छे मुख्यमंत्री भी थे। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने सरकार से, भारत सरकार से परमिशन चाहिए कि हम भारत पंजाब में हम फूड सिक्योर उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली के सेंटर की कांग्रेस की सरकार को ऑर्डर पत्र लिख रहे हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं, और वहां एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, नो, आपको कोई आज्ञा नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। एक दो बार कहते हैं कि किसी ने उनको पर्सनली रीजन बताया, पर्सनली रीजन ये बताया कि नहीं, ये एक धोखा था, एक चीट था, वो चीट धोखा ये दिया गया। नहीं, अभी अगर हमने पंजाब को फूड प्रोसेसिंग यूनिट दे दिया तो पंजाब का किसान तो पहले बहुत समृद्ध है, बहुत विकसित है, वो आगे और भी विकसित हो जाएगा, और भी समृद्ध हो जाएगा, और भी ताकतवर हो जाएगा। तो हमने भारत के किसान के बराबर उनको, पंजाब के किसान को लेके आना, इसलिए हम अभी आज्ञा नहीं दे रहे। असल में ये, अगर आपने भारत के किसान को पंजाब के किसान के बराबर लेके आना है तो भारत के किसानों को भी एमएसपी दो, उनको भी फूड प्रोसेसिंग। उनकी वजह से आप पंजाब के किसानों का विकास भी रोक रहे हो। अब जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी तो वहां रोजगार खुलते हैं, रोजगार के साधन खुलते हैं। किसानों के कच्चे माल के ऊपर कभी ब्रिटेन ने कमाया, कभी इंग्लैंड ने कमाया, कभी ईरानियों ने कमाया। आज के तारीख में कॉर्पोरेट अंडानी अंबानी कमा रहे हैं। बाबा रामदेव, आसाराम जैसे जितने भी श्री श्री रविशंकर हो गए, इनकी अपने कौन सी खेती हो रही है जो ये किसानी प्रोडक्ट को अपना स्वदेशी के नाम पर, आयुर्वेदिक के नाम पर बेच रहे हैं? वो हमारा ही प्रोडक्ट तो है, पर विडंबना यही है, किसान नहीं बेच सकता, किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा सकता। तो इसके लिए हमारे को काफी सोच समझ कर काम करने की जरूरत है। उसके लिए मैंने कुछ उपाय भी बनाया है। उपाय ये है, उसके लिए मैं कुछ आपको बोल के बताना चाहूंगा। अपना जो मैंने लिखा हुआ है, कृषि प्रधान गोदाम, कोल्ड स्टोर चाहिए, ना कि धार्मिक स्थल। हमने धार्मिक स्थल तो बहुत बना लिए, धार्मिक स्थल बनाने वालों को थोड़ा कोल्ड स्टोर, गोदाम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी नस्लें और हमारा जीवन सफल हो सके। बच्चों की तरह किसान फसल को पालता है, बच्चों की तरह पाली हुई फसल को संभालने का अधिकार किसान के पास नहीं है, उसका मूल्य तय करने का अधिकार किसान के पास नहीं है। वो किसान को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी फसल का खुद मूल्य रखे। जैसे एक कॉर्पोरेट अपने प्रोडक्ट का खुद मूल्य रखता है, वैसे किसान को भी राइट मिलना चाहिए। उसके ऊपर भी एक ऐसी समिति होनी चाहिए कि वो उनके खर्चों का निर्धारण तो करे। किसान तो हम देखते हैं हमारे साथ दोहरी मार पड़ रही है, किसान के रूप में मार पड़ रही है, हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं है, हमारे को उचित मूल्य नहीं मिलता, हमारे को वही खेत में से पैदा करके वही सड़क के किनारे फेंक देना पड़ता है, ऐसे हालात भी आते हैं। और दूसरी तरफ उपभोक्ता के रूप में हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, बीच में जा कब रहा है सब कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर के ऊपर। ठीक है, हल कैसे निकालना है? हल ऐसे निकालना है, पंचायत जो होती है वो मिनी संसद के बराबर अधिकार रखती है, डीसी के बराबर अधिकार रखती है, और मिनी संसद कहलाती है पंचायत जो होती है। अपनी डीसी का और मिनी संसद के अधिकारों का उपयोग करते हुए गांव के अंदर ग्राम पंचायत कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कराई जाए। उसमें मनरेगा के तहत बेरोजगार बच्चों को रजिस्टर करा के गाँव की जो जमीनें हैं जिन पे हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, पता नहीं दुनिया भर के हमने बना रखे हैं, जिससे हमारा कुछ हो नहीं रहा, कुछ आर्थिक हल नहीं निकल रहा, वहां पे गोदाम बनने चाहिए, कोल्ड स्टोर बनने चाहिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बननी चाहिए। और उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम कहेंगे पैसा कहाँ से आएगा? हम बाकी जगह जाके कार सेवा कर सकते हैं, अपनी भले के लिए कार सेवा नहीं कर सकते गाँव वाले, पहली बात। दूसरी बात, गाँव में मनरेगा के तहत हमारे को पैसा मिलता है, उस पैसे का हमारे को यूटिलाइज करके फूड प्रोसेसिंग यूनिट, गोदाम वगैरह अपने
तैयार करने चाहिए। अब समस्या ये होगी, कई किसानों से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं हम गोदाम में फसल नहीं रख सकते, हमको तो पैसा चाहिए हाथों हाथ, तभी हमारे पास पैसा आएगा तो हम दूसरी फसल लगाएंगे। ठीक है, तो वो हम फटाफट मजबूरी हो जाती है हमारी कॉर्पोरेट को बेचना, कॉर्पोरेट हमारे को पैसा देगा तो हमने टाइम पे पैसा, जब दूसरी फसल लगानी है हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम मार्केटिंग के लिए कहीं दूसरी मंडी में जाएं या फसल को रोक के रखें अपने पास। इस समस्या के हल के लिए हमने एक सुझाव निकाला है कि खालसा एड, यूनाइटेड सिख, एसपी सिंह ओबराय जैसे जो हमारे विदेशी सिख हैं, परदेशी सिख हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो ऐसे किसानों को फंडिंग दे 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल के बाद क्या होगा, जो हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करेंगे, उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जो भी हमारे बच्चों को काम मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। कोई वहां पे, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि हमने गेहूं का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, बच्चों का एक ग्रुप लग जाएगा उसको गोदाम में संभालने में, बच्चों का एक ग्रुप लग जाएगा उन गोदामों में से गेहूं को निकाल के आटा बनाने में, बच्चों का एक ग्रुप उस आटे को शहरों में सप्लाई करने में, बच्चों को, नौजवान बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को, जो गांव देहात के हमारे अपने बच्चे होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, उनको रोजगार मिलने के बाद जब 1 साल ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसकी जो पेमेंट आएगी, उसके बाद हम अपने जो हमारे यूनाइटेड सिख है, खालसा एड है, एसपी सिंह ओबराय, ऐसे ऐसे जो हमारे समाज सेवी संस्थान है, उनका पैसा भी वापस कर सकते हैं और एक हमारा सर्कल बन जाएगा जी। और ये सर्कल इतना अच्छा हमारा आगे चलेगा। इसी सर्कल के ऊपर इलाके की उपज और फसल के हिसाब से हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, जिससे ग्राम पंचायत कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किसानों के पढ़े लिखे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उदाहरण के लिए गेहूं, सरसों, चावल, मक्की, गन्ना, सिंगाड़े आदि। सिंगाड़े तालाब के अंदर होते हैं, सिंगाड़ों की फसल हमारे व्रत के अंदर लोग बहुत खाते हैं। सिंगाड़ा कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक जगह तालाब के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा, दूसरे सिंगाड़े की खेती में कोई उर्वरक नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ग्राम पंचायत निकाले और उसको प्रोसेसिंग करके, जिसको फल खाना फल बेचे, जिसको आटा बनाना आटा प्रोसेस करके बेचे, और उससे इनकम भी होगी गाँव की। ठीक है, तो इस तरह के से हमारे को फूड प्रोसेसिंग यूनिट करना पड़ेगा। अब गेहूं गोदाम में जाएगा, गोदाम से फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के से जो गांव के किसान है, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ये सारा काम किया जाएगा, उपभोक्ता को पहुंचाएगा। सेम यही प्रोसेस सरसों में, चावल में, मक्की में चलेगा। मनरेगा के तहत हम गांव के अंदर तालाब खुलवाएंगे, तालाब से वाटर लेवल अच्छा होगा। सिंगाड़े की खेती, फल और आटा, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। अब बात ही आ जाती है कि जब भी हम कोई प्रोसेसिंग अच्छा काम करने के लिए बात करते हैं, तो जो सत्ता में बैठे हुए जो बेईमान तबका है, वो कहता है कि भैया इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। ऐसा अगर देश में पैसा नहीं है तो ये सेम बात मैंने उसमें भी बोली थी, जो हमारा पेंशन के लिए जो हमारी मीटिंग चली थी। अगर देश में पैसा नहीं है तो 70 करोड़ रुपया सरकार बनाने के लिए क्यों खर्च करती है? क्या भूखे नंगे देश के में कोई पीएम सीएम बनना चाहेगा, कोई जिम्मेदारी लेना चाहेगा? ये बात नहीं है। देश में पैसा नहीं है, देश वहां से आएगा जहाँ से पटेल की मूर्ति के लिए आया था, पैसा वहां से आएगा जहाँ से इलाकों के जगहों के नाम बदलने के लिए आएगा, पैसा वहां से आएगा जहाँ से धर्मनिरपेक्ष भारतीय संघ गणराज्य का भगवाकरण करने के लिए पैसा आता है। बिजली, पानी, रेत, खनिज, सारी हमारी संपदा तो है, जिसको कॉर्पोरेट को, बदमाशों को, एमपी, एमएलए, थानेदार सारे इलाके मिलके लूट रहे हैं, निगम पार्षद वगैरह सब लूट रहे हैं, वो हमारा पैसा ही तो है। उसके ऊपर हम कोई डिपार्टमेंट खड़ा क्यों नहीं कर सकते, तो उनसे पैसा क्यों नहीं निकालते? तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो बहुत कुछ है सर हमारे पास करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया जगतार सिंह जी। मैं खोडे साहब हमारे साथ फिर से आ गए हैं, मैं खोडे साहब से चाहूंगा कि वो अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी मैं जगतार सिंह जी से मैं बातें सुन रहा था और निषाद जी का भी मैंने बात थोड़ा सा सुना, उसमें ज्यादा तो सुन नहीं पाए। ये जो बेरोजगारी समस्या है भारत में क्रिएटेड है, ये पैदा किया गया है। जिसको पैदा किया जाता है उसका उन्मूलन नहीं होता, उसका उन्मूलन करने वाला, पैदा करने वाला ही उन्मूलन नहीं चाहता है। ये आज का वर्तमान सरकार है, ये संघ प्रायोजित है और संघ चाहता है कि अगर यहाँ पर रोजगार बन जाएंगे
लोग संपन्न हो जाएंगे तो उनकी व्यवस्था को नहीं मानेंगे। लोग खाते पीते रहेंगे तो उनको वोट कौन देगा? ये समस्या है यहाँ। इसीलिए ये प्रायोजित है। और उन्होंने ये पिछले 2013 के बाद से देखे होंगे, 2014 के बाद से जो ये इसको कर डाउन किया गया, शिक्षा को डाउन किया गया, शिक्षा के स्तर को गिराया जा रहा है। कतार सिंह जी जो बोल रहे थे, ये आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास बहुत सारी स्कीम है, हम चाहें तो ये हमारा विलेज बेस्ड है। भारत में हमारा विलेज जैसे, और विलेज में प्रोडक्शन होता है, खेती हम करते हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर, हो सकता है नेटवर्क वाले एरिया में आ जाए। हाँ, कल से उनका नेट में थोड़ा सा कुछ दिक्कत कर रहा है। हाँ जी, हेलो पुणे सर। तो हम आवाज नहीं आ रही ठीक से जी। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज लहरा के कट के आ रही है। कट आ रही है? हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक? हाँ ठीक है, कोशिश करें आप दोबारा फिर से, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको बता देंगे। कट रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, हमें जो वर्तमान में जो सरकार 2013 के बाद से थोड़ी सर आपकी आवाज ठीक नहीं है। मैं आपसे बाद में कोशिश करूंगा। जसबीर भाटिया साहब, आज की इस परिचर्चा पर एक व्याख्यात्मक रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया दें। भारत में वृत्ति बेरोजगारी एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है और वैश्विक देशों में इसको कंपेयर करते हुए आप अपने विचार रखें। जसबीर भाटिया सर। भाटिया सर जी। अभी बड़े ध्यान से सुना मैंने कुंडी साहब को, दहीराम जी को। बड़े ही पूर्ण तरीके से उन्होंने, मौन तरीके से जो म्यूटेड है, सुन रहे हैं आप? जी बोले सर। हाँ, सबको फिर एक बार नमस्कार। कुंडी साहब, बहुत दिन बाद आपसे दर्शन हुए। तो कुंडी साहब ने, धनीराम जी ने, धनी प्रसाद जी ने जो समस्या बताई है बिल्कुल सही है। उसका समाधान देखिए, ये एक नया सिस्टम चल रहा है जो हमारे देश में, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है, ये पूंजीपतियों का जो है ना, ये कैपिटलाइजेशन हो रही है। प्राइवेटाइजेशन तो नहीं है। हर इंसान को अपना, अगर किसी का घर है, किसी की छोटी जमीन है, उस पर खेती करता है, ये प्राइवेटाइजेशन। और सारा इकट्ठा करके किसी बड़ी कारपोरेशन को दे दिया जाए तो वो फिर पूंजीकरण नहीं हो गया, वो तो कुछ और ही कुछ हो गया। तो सारा देश जो है पूंजीपतियों के हाथ बिक रहा है। पंजाब की सबसे बड़ी जो, अभी जो बात कर रहे थे आप मजदूरों की और किसानों का जो आंदोलन हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि सारी खेती को वो कुछ लोगों के हाथों में दे देना चाहते थे। तो वो चाहते हैं कि दुनिया अपने काम से उतर के मजदूर बन के जाए, नौकरी ढूंढे। नौकरियां कहाँ मिलेंगी? तो ये जो समस्या है, आप जो कहा मैं उसको रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन इसका समाधान आप ही के हाथ में है, आपके वोट के हाथ में है। आप वोट देते हैं लोगों को, झूठे बहाने, झूठे वादे करने वाले लोगों को, और बाद में वो लोग कुछ करते नहीं है। तो क्या कह सकते हैं? मैं तो अब यही कहता हूँ, शिक्षा और स्वयं निर्भरता, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चों की पढ़ाई के अंदर वो शिक्षा दी जाए जो उनको आत्मनिर्भर बनाए। जैसे मैंने एक बार कहा था कि हम इटली गए थे। इटली में ग्रेजुएशन जो है 13 साल की होती है, और 8वीं जमात के बाद बच्चों को ये जो है ना तकनीकी शिक्षा दी जाती है, व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है, कैसे वो छोटे छोटे काम कर सकते हैं, कैसे उनको
ये प्रैक्टिस होती है कि वह नया अपना अपना कारोबार शुरू कर सके। तो पहले तो जनता को उनसे खेती छीन के, उनके जमीनें छीन के अब उनको मजदूरों की तरफ ढकेल रहे हैं, और फिर नौकरियां नहीं है, तो ऐसे तो बेकारी बढ़ेगी ना। तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब अपने वोट का जो पूरा अधिकार आपको दिया गया है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी तक ये ऐसी ही सरकारें बनेंगी जो कुछ लोगों के हाथों में बिकी हुई हैं। और जब धर्म पॉलिटिक्स में आ जाता है तो वो देश में और एक अराजकता सी पैदा कर देता है। मैं क्या क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी। भारत हमेशा ही एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी रहा है, जहाँ सब विचारधारा के लोग बड़े आपस में मिलके काम करना, आपस में मिलके रहना, वो खत्म किया जा रहा है। तो ये देश जो है इस तरह से गलत दिशा में जा रहा है। और मैं यही कहूँगा, अपने वोट की पावर को पहचानिए और वोट उन लोगों को दीजिए जो आपके हित में काम करे, ना कि कुछ पूंजीपतियों के हित में काम करे। बस इतना ही कहूँ। बहुत शुक्रिया भाटिया सर, आपने जी फूले साहब अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं जो बोल रहा था अभी, मैं भाटिया जी भी बोल रहे हैं, और हमको मूल पे जाना होगा। ये क्रिएटेड समस्या है और ये 2013 के बाद से पैदा किया जा रहा है। ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों मिल गए हैं, और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के साथ में ब्राह्मणवाद, ये तीनों का मिक्सचर है। कि यहाँ का जो कमेरा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनके हर व्यवस्था किस तरह का नियंत्रण रहे। आज वोट नहीं है, ये भी बात है। अगर वोट का डर होता, पॉपुलेशन हमारे पास, निषाद जी बता रहे थे 3 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाना देना पड़ता है। 80 करोड़ रुपए 100, ये कमाल की बात है। यहाँ का कमरा वर्ग को जान पूछ करके भूखा और नंगा का प्रयास किया जा रहा है। इनके हाथ पे नियंत्रण रहे, और पूंजीवाद को नियंत्रण करने में उसको देखिए, आज अडानी है 4थे नंबर पे चला गया, इसको आगे बढ़ गया, वो बिल गेट से आगे बढ़ गया। देश गरीब दुनिया के सबसे कमजोर देश में चला गया, दुनिया के सबसे कमजोर देश में चला गया, भूखा और नंगों के देश में चला गया। लंका से भी बुरा हाल होने वाला है। आप ये स्थितियां, ये जो साथी ने बोला, विशाल जी ने बता रहे थे कि श्रीलंका से भी आज के तारीख में इतना पैसा लोन लिया गया, लाखों करोड़। पहले 39 लाख करोड़ लोन था, 39 लाख करोड़ जो वर्ल्ड बैंक से लोन था, उतने विदेशों से जो लोन था, तो ये 39 लाख करोड़ था। आज 115 लाख करोड़ लोन हो गया। ये 39 लाख में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज और सारा तैयार हो गया, 70 साल चल गया। पीछे लगभग ये समझिए कि 2013 के पहले का सोचते हैं तो देखेंगे 60-65 साल तक में इतने उद्योग पैदा हुए, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, पूरे पब्लिक सेक्टर, पूरा देश की विकास दर कितना आगे बढ़ गया था, 8 जीडीपी से आगे बढ़ रहा था। एकाएक हम कहां से कहां पहुंच गए। इसका कारण इट इज प्रायोजित है। वो चाहते हैं, ये संघ यही चाहता है, ये साम्राज्यवादी ताकतें यही चाहता है कि पूरी पूंजीवाद को, पूरी धर्म का व्यवस्था को नियंत्रण कर लो, धर्म को थोप दो, आस्था के नाम पर लोगों में भय पैदा कर दो, डरा दो, और लोगों को आपस में बिखेर दो। उनको उनमें बिखेरने का पर्पस है कि किसी भी तरह नफरत का राजनीति चले, नफरत की राजनीति, शिक्षा को बंद कर देना, तरह तरह का जो एक्टिविटी चली है ये प्रायोजित है। इसको समझने का प्रयास करिए। आप सोचते हैं कि हम बदलाव, हम तो कर तो बहुत कुछ सकते हैं,
अभी भी इंडिया में अगर थोड़े दिन ऐसे सरकार चला जाए तो फिर से 10-15 साल लगेंगे, फिर भी मैं कहता हूं 10-15 साल कम से कम कि नॉर्मल लाने में कम से कम 15 साल से ज्यादा समय लगेगा, और बल्कि ज्यादा ही समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरह की बर्बादी किया जा चुका है उस स्तर को फिर से वापस स्ट्रीम मेन लाइन में लाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। आज पूरा नोटबंदी से पूरा जो ग्रामीण स्ट्रक्चर का जो ये था खुदरा बाजार है टूटा, पूरा बर्बाद हो गया। खुदरा बाजार बर्बाद हो गया। मिनिमम जो लघु उद्योग जो ग्रामीण में चलते थे, गांव में चलते थे, लघु उद्योग और मीडियम क्लास के उद्योग जो चलते थे वो सारे बंद हो गए। अब हमें हमारे लोगों को टेक्सटाइल मिल के बदले खड़ग में आना पड़ेगा। खड़िया जो हाथ से चलाते हैं फिर से वापस आना पड़ेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पूंजीवाद और ये दोनों का नियंत्रण, इसीलिए मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, उनको वोट का डर नहीं है। अगर उनको वोट का डर होता, ये ईवीएम मशीन का जो मैकेनिज्म खेल चल रहा है, ये ईवीएम उनको पता है कि ईवीएम से हम वोट डाल लेंगे। हमें जनता की वोट, जनता डाले ना डाले, मशीन से हम पैदा कर लेंगे वोट। आज मेन के बजाय मशीन से वोट पैदा होना शुरू हो गया। अगर नहीं तो अगर मेन आदमी का वोट का डर रहता तो उनको फिर ये ऐसी स्थिति नहीं ला पाते, इतना मनमाना नहीं कर पाते। इतना मनमाना करने के लिए उनको 17 बार सोचना पड़ता। ये सारे मैकेनिज्म को उन्होंने नियंत्रित कर रखा है। ये प्रायोजित है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, इस प्रायोजित है और इसका इलाज श्रीलंका जैसे ही करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल वार करना ही पड़ेगा, बौद्धिक क्रांति लानी पड़ेगी देश में, और उसको फिर से हमें जंग की ओर जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है मेरा, ऐसा मेरा सोच है। ये बेरोजगारी आज समाप्त होने वाली नहीं है। बेरोजगारी एक क्रिएटेड, बेरोजगारी, महंगाई, जो जितना भी आप देख रहे हैं ये क्रिएटेड है। ये संघ प्रायोजित क्रिएटेड है। संघ चुप है। देखिए आज ने आप देखे होंगे 7-8 साल से संघ ने एक शब्द नहीं बोला इन विषयों के ऊपर। बड़े बड़े विषय बोला करता था, बड़े नारे लेकर के। जब पहले सड़कों में जब गैस सिलेंडर का भाव बढ़ता था तो गैस सिलेंडर लेके दौड़ जाते थे, पेट्रोल पंप पे दौड़ जाते थे। 10 रुपए का 5 रुपए का फर्क पड़ता था। जब 60 रुपए पेट्रोल था तो ये सड़क में दौड़ते थे। आज 100 रुपए आ गया, ये चुप बैठे हुए। ये मतलब क्या है? ये कौन लोग हैं? कैसे हो रहा है? क्योंकि हल्ला करने वाले वो लोग थे। आज हल्ला करने वाले, आज उनके हाथ पे नियंत्रण करके, इसीलिए मैं कह रहा हूं 115 लाख करोड़ जो लोन हुआ है, 39 में से जो डिफरेंस है, ये पैसा कहां चला गया? ये पैसा वहां गया। आज मैंने जो जिस स्तर पर है देश, ये सीधा पाइपिंग किया जा रहा है पैसा को बिजनेस ग्रुप में। टोटल पाइपिंग करके उनके तरफ चला जा रहा है, जनता में नहीं जा रहा है। इसीलिए जनता को भूखा रखो, सिस्टम को कोलैप्स कर दो, नफरत की बात करते रहो, धर्म को डाल दो। ये आज की राजनीति चल रही है। इसके लिए बौद्धिक क्रांति की जो इंटेलेक्चुअल वार करना पड़ेगा, तब कहीं देश ये बात सोच पाएगा। अभी हम नॉर्मल जो जगतार सिंह जी जो बोल रहे थे, नॉर्मल परिस्थिति ये तो हम कर सकते हैं। हमें मिलेगा मौका, हम कर सकते हैं। हमारा खुदरा बाजार ऑलरेडी हमारा ग्रामीण में है। हम हर चीज के पैदावार, धन पैदा करने वाले हम लोग हैं, धनवान पैदा करने वाले भी हम लोग। हम धन और धनवान दोनों पैदा करते हैं। हमारे अभी भी धन पैदा करने में हमारा ही हिस्सा है, लेकिन धन को, उसका नियंत्रण उनके हाथ पे, नियंत्रण उनके हाथ पे। नियंत्रण से तभी आपका वो तो उन्होंने खोल रखा था। किसानों ने जब स्टार्ट किया तो यहाँ बंकर खोल रखे थे इकट्ठा करने के लिए। हरियाणा में बना के रखे हुए थे कि आपके गेहूं को इकट्ठा करके वो मार्केटिंग करते। सरसों का तेल ऑलरेडी कर दिया। सरसों का तेल, जितने भी प्रोडक्ट हैं आप देख रहे होंगे, इस सारे प्रोडक्ट का नियंत्रण करके पूरा उन्होंने अपना पूरा पूंजीवाद को
कंट्रोल करें। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवादी व्यवस्था जब पूंजीपतियों के हाथ पे राजनीति चला जाता है, सत्ता चला जाता है, तो लोगों को भूखा मरने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। पूंजीपति कभी भी सरकार में रहे तो वो बहुत ही खतरनाक रोल होता है। तो मेरा कहने का मतलब, ये आज की स्थिति जो है बहुत बदली हुई परिस्थिति है, इसको बड़े गंभीरता से सोचना होगा, और सोच करके हमें आपस में अपनी भाव को वापस लाना होगा। कहीं ईवीएम के पॉलिटिक्स चलता रहेगा तो तब तक ये इसका इलाज नहीं होने वाला। ये मेरा कहना है। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया खुटी साहब, आपने बहुत ही अनछुए पहलुओं को छू करके इस विषय को परिभाषित किया है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं धनी प्रसाद जी के पास में फिर से लौटना चाहूंगा। धनी प्रसाद जी, तमाम हमारे जो बुद्धिजीवी वक्ताओं ने अपनी बातें अपने विचारों के माध्यम से रखा है, आप दोबारा अपनी इस बात को संक्षिप्त में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारा समय भी 45 मिनट है। मैं में चाहूंगा सभी की प्रतिक्रिया में सारा है। धनी प्रसाद जी दोबारा अपनी बात रखें। अभी धन्यवाद साहब। देखिए, अभी सबसे पहले हमारे सत्कारयोग आदरणीय खुंटे साहब ने ये ईवीएम का नाम लिया है। एक्चुअली ईवीएम का जो हेरा फेरी है वो वोटिंग में नहीं हो सकती। ये जो खेल हैं हमारे नेता, वो ईवीएम चिल्लाते हैं। ईवीएम वोटिंग के बाद बदली जा सकती है, उसके पहले कोई हेरा फेरी, क्योंकि मेरा लड़का इलेक्शन में था, काउंटिंग में था, वो सारा डिटेल मुझे बताया। मैं भी ऐसे बातें करता था कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा पापा ऐसे हो ही नहीं सकता। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि वो ईवीएम चेंज हो सकती है, बस ये चीज है, और कोई इसमें कमी नहीं है। बशर्ते हमारे लोग उस तरह का काम नहीं करते जो हमारे समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए, जो हमारे पतन के लिए काम कर रहा है, दिन रात कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है। न उसका नाम आता है, न उसका फोटो आता है, आराम से नागपुर बैठ करके वो हमारे दस्तावेज पतन का लिखता है। लेकिन हमारे लोगों को रोकना चाहूंगा, हमारे मैं इसलिए रोक रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर बहुत दिनों से काम करते रहा हूँ, मुझे पता है। और आज हम जब यहाँ से बैठे बैठे मंगल ग्रह में बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे चांद में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे हम अमेरिका और सारे लोगों के बैठ करके हम यहाँ से कर सकते हैं। पेगासस डेवलप हो गया है। आप किसकी बात, माफी देना ईवीएम को मैनेज करना। मेरा ये बात एक मिनट साहब, मैं बोलूं तो आप बोलिएगा। ये कोई सिस्टम नहीं होता है, ये कोई सिस्टम नहीं होता है, ये वीटो पावर का सिस्टम नहीं होता है। एक सिस्टम होता है कोई बात करने का। महानता और वैज्ञानिक और विद्वान में यही चीज है कि आप पेशेंस रखो अपनी बात सुनने के लिए। बाद में हमें उसका आपको टाइम मिलेगा, आप क्वालिफिकेशन दे देना। ये काउंटर जो डिबेट होता है वो मजा नहीं आता है। आप ये चीज नहीं है। मेरा बेटा खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और इसी से बीटेक है। मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है। अपनी बात रखें। खुंटे साहब, आपको दोबारा मौका मिलेगा इनकी। हाँ, इनकी किताब के संदर्भ में हम आपको टाइम नहीं है। आप उस तरह से हाँ, ये न कहिए कि मैं कोई ये कर रहा हूँ। देखिए, ये जो चीजें हुई हैं, ये दुनिया में जो सिचुएशन बाकी देशों के सामाजिक है वो हमारे देश से अलग है, बहुत डिफरेंसेज है। और वो हमारे देश के लोगों को किस शिकंजे से फंसाना चाहता है और गरीब बना करके इस मुल्क को निहायत माने गरीबी रेखा से नीचे पैदा करके लोगों को बना करके वो अपना गुलाम किस तरह से बनाता है, वो उसके पास फार्मूले हैं। हमारे लोगों को मैंने बात ही नहीं आपने सुना। हमारे लोग क्या हैं, अगर उसका नाम नहीं आया, चेहरा नहीं आया, तो वो खुद लाठी लेके खड़ा हो जाएगा कि हम काम करते हैं, हमारा चेहरा नहीं है। ये हमारे और हमारे कुलीन तंत्र का ये डिफरेंसेज है। वो उसका कहीं नाम नहीं आता, चेहरा नहीं आता,
और वो हमारे पतन का दस्तावेज लगता है। इसीलिए हमारे बहुजनों में मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, अगर हो सकता कोई गलती हो तो आप लोग सुधार करेंगे। देखिए, ये हमारे जो संगठन, जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें पहला तो पहचान का संकट है, विचारधारा का संकट है, नेतृत्व का संकट है, राजनीति का संकट है, नैतिकता का संकट है, सांगठनिक संकट है, जीविकोपार्जन का संकट है। इन सब चीजों से लेकर के छोटे छोटे लोग हैं। हमारा जो विद्वान आदमी है, अगर कोई आदमी बोलता है तो वो अपने विद्वता में उबाल खा लेता है कि मैं विद्वान हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये कैसे बोल दिया। ये पेशेंस रखने की जरूरत है हमारे सभी विद्वान साथियों को। हम पेशेंस से किसी अज्ञानी अनपढ़ आदमी कोई अच्छी बात बोले या बुरा, उसको पेशेंस से सुने, फिर उसके बात को काउंट करें। ये हमारी महानता सिद्ध होती है, विद्वता सिद्ध होती है। हमें कभी भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात आदमी गलत ही कहता है तो उसको क्लैरिफिकेशन दें। अगर इस तरह के संकट हमारे लोगों में है, बरकरार है, तो हम कभी इस संकट को टाल नहीं सकते। बस सिर्फ ये है कि जो लोग कमिटेड हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जितने इसमें लोग हैं, यही आदमी अगर कमिटेड हो जाएं कि हमें ये काम करना है, समाज ही हमारा परिवार है, समाज के प्रति समर्पित, कल भी मैंने बोला था, तो ये सब संकट हमारे कट जाएंगे। बशर्ते ये जो मानव निर्मित व्यवस्था है, हमें उसको तोड़ने के लिए कौन से रास्ते, ये है डिबेट है ऑनलाइन। मैं वो बात नहीं कह सकता जो हमें कहना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमें अदृश्य रूप में रह करके काम करने की जरूरत है कुछ समय के लिए। वो बातें हमें करनी है, वो बातें करके हमारे लोग आए साथ में, हम वो चीज करके दिखाते हैं। कैसे नहीं ये हटेगी, बशर्ते वो है कि हमें पेशेंस रखें, हम हर एक आदमी के साथ कदम से कदम मिला करके उसको समान सही सहयोग के साथ काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं एक आपसे विदा लेता हूं, अपनी बातों को विराम देता हूं। जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद जी। खोड़े साहब, आप जो धनी प्रसाद जी ने अपनी बात रखी है, उनके संदर्भ में आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मैं जो प्रसाद जी ने जो कहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं उनको। लेकिन हमें ऐसा है, जब हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो हमें तह में जाने की जरूरत है, और जब तक हम तह में जाएंगे नहीं, हमारा कमिटमेंट नहीं, क्योंकि हम कमिटमेंट किस चीज का हम कमिट करना चाहते हैं। हम समाज के प्रति करना तो चाहते हैं, हमारी कमिटमेंट हम समाज को करना उठाएंगे, लेकिन उठाने के लिए जो हमारी ताकत जो लग रही है, वो ताकत कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है। अगर हमारा ताकत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम वो और दुश्मन को कट करता है, तब कहीं जाकर के हम कामयाब होंगे। अगर दुश्मन हमें कट कर दिया, उनकी विचारधारा हमारे कितनी भी कमिटमेंट हो, लेकिन अगर उनकी वो ज्यादा सक्षम है और वो ज्यादा दबाव सकते हैं। आज ईडी का आज कहानी है, आज आप तो देख ही रहे होगे। ईडी सीबीआई है, ये सारा आज कोर्स है, आज उनका मैकेनिज्म बना हुआ है। ये सोच के चलिए। इसलिए मैंने ये जो आज ये डरा हुआ सरकार है, जो डरा हुआ सरकार है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सक्षम है, वो इतना डरा हुआ है कि इसीलिए वो तरह तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है। उनको पता है कि आज नहीं कल श्रीलंका का स्थिति पैदा हो सकता है इंडिया में। ये स्थिति निश्चित रूप से होने वाला है, इसको कोई ये नहीं है। और जिस दिन कल वो पूजा बोल रही थी ना, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। वो बोली कि जिस दिन भूखे मरेंगे, तो जब तक उनको खाना मिलता है, आदमी को रोटी मिलता है, तब तक वो बगावत क्रांति के लिए और आगे नहीं बढ़ता। जब रोटी छीना जाएगा, तो फिर तो भूखा जब मरेगा, तो फिर तो अपना भूख को मिटाने के लिए कुछ भी करना के लिए तैयार हो जाता है। आज श्रीलंका में जो स्थिति आई है, वही हाल है, वहां बहुत ही बुरा हाल है। तो उसी तरह का इंडिया का स्थिति आने वाले समय में होने की संभावना को रोका नहीं जा सकता, ऐसा मेरा कहना है। तो इसीलिए जब हम कहा है, तो बेरोजगारी की समस्या है, ये एक जिसको डिस्कस करना, उसको जब तक प्रायोगिक को हमें समझना पड़ेगा। मेरा बार बार कहना है, फिर से मैं कहता हूँ,
उस मैकेनिज्म को नहीं समझ पाएंगे तो हम जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो एफर्ट्स नलीफाई हो जाएगा। जी जी को लगाते समय जानना जरूरी होता है कि क्या क्या फोर्सेस हैं जो हमारे एफर्ट्स को जीरो कर रहा है जी, क्या क्या फोर्सेस हैं जो हमारे हम ताकत लगा रहे हैं और दूसरे तरफ से वो क्या क्या जो फोर्सेस लग रही है वो कैसे हमारे काउंटर कर रहा है। तो दोनों चीज को हमें जानना जरूरी है। ये मेरा तभी हम कमिटेड और हम जो भी अपनी योजना में सक्सेस हो पाए। मेरी यही कहना। धन्यवाद। ये बहुत बहुत शुक्रिया खुंटे साहब, आपकी बातें और धनी प्रसाद जी की भी बातें पूरी हो गई है, बहुत शुक्रिया। मैं संक्षिप्त में जगतार सिंह जी से चाहूंगा कि अपनी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर संक्षिप्त अपनी प्रतिक्रिया दें। जगतार सिंह जी। नंद वंश का राज खत्म हुआ तो जैन धर्म खत्म हो गया। अशोक के वंशज बृहद्रथ का राज खत्म हुआ, बौद्ध मत खत्म हो गया। इसी चीज को गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते हैं, राज बिना ना धर्म चला है, धर्म बिना सब दले मरे हैं। राज की स्थापना हमारे को करनी होगी, उससे पहले हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता, जिसको गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिसका राज किसी का सपना। भगत सिंह ने जिस दूसरी क्रांति के बारे में कहा था कि अब मेरे को काले अंग्रेजों के लिए साथ लड़ना पड़ेगा, उससे लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, काले अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ेगा, वह समय आ गया है। सत्ता पे हमारे को जाना पड़ेगा, सत्ता तक हमारे को पहुंच करनी पड़ेगी, सत्ता को हिलाना पड़ेगा और सत्ता पे हमारे को खुद को बैठना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी और बात बोल दूं, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमारे दुश्मन ने रिजर्वेशन को, आरक्षण को भीख में बदल दिया है। असल में वो भीख नहीं है, वह सत्ता तक बहुजन समाज को पहुंचाने का एक रास्ता था, सत्ता का प्रतिनिधित्व था। तो मेन लड़ाई हमारे को सत्ता पे, हम अपने दुश्मन को सत्ता पे बिठा के उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, सत्ता पे हमको पहुंचना पड़ेगा। गुरबाणी का एक एक अक्षर हमारे को ये बता रहा है। भक्त गुरु रविदास जी का बेगमपुरा का सपना हमारे को ये बता रहा है। भक्त गुरु रविदास जी गुरबाणी में जो राज की परिकल्पना लेके वतन की बात करते हैं, वो हमारे को यह बात कह रही है। पैर पैर पे हमारे को जो राजयोग बख्श रही है, वो हमारे को यह बात कह रही है। खालसा शब्द, बेगमपुरा शब्द हमारे को ये चीख चीख के बोल रहे हैं, जो भक्तों का सपना था, जिसको गुरुओं ने और सिखों ने अपनाया। इस चीज को हमारे को अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद जी। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी, बहुत शुक्रिया। आपने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी है। मुझे लगता है कि आज की ये परिचर्चा सभी विद्वानों ने अपने मत और मतांतर के अनुसार अच्छी बातें और सच्ची बातें कहने की कोशिश की है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में जसवीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि वो भी अपनी संक्षिप्त में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी लास्ट कमेंट दें, अपनी आवाज को यूज करें। जसवीर भाटिया साहब। मैं विदा लेना चाहूंगा। एक मिनट। शुक्रिया सर, खुंटे सर जी। धन्यवाद वॉइस ऑफ मानवता को। मैं जगतार सिंह से कहना चाहता हूँ, गुरु साहिबान ने सिखों के लिए नहीं किया, सर्व समाज के लिए किया है, सारे भारत के लोगों के उत्थान के लिए किया है। तो शब्दों को चयन गलत हो जाता है, सॉरी, सिखों के लिए नहीं, सबके लिए। सिख भी भारत के ही लोग हैं और गुरु साहब ने कभी किसी के अंदर कोई वितकरा या नहीं किया, कभी भी ऐसी बात नहीं है। तो वो तो जैसे आपने कहा बेगमपुरा की बात है, वो सारे ही भारत के लिए था, सर्व समाज के लिए था, वो दरअसल सर्व विश्व के लिए था। अब ये रिसर्च हो गई है कि गुरु नानक रोम तक पहुंचे और वहां भी जाके उन्होंने उस वक्त जो स्लेवरी थी, गुलामी की, जो लोगों को गुलामों बेचा करते थे, गुरु साहब ने उस वक्त पोप को भी कहा था कि गुलामी इंसानियत के खिलाफ है, इसको बंद किया जाए। तो उनके जो विचारधारा थी वो सर्व विश्व के लिए थी, ना किसी एक अमुक समुदाय के लिए थी। बाकी सब बातें मैंने सुनी है। आपके धनी प्रसाद जी की भी बहुत सुंदर तरीके से बताया है और खुंटे साहब ने भी अपने प्रकट किए हैं। सवाल यह है कि हमें क्रांति लानी है शांति से, कोई लड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि राज करने वाले लोग जो हैं, सत्ता वाले लोग हमारे अपने ही लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी जो दिशा है स्वार्थ की है, जो अपनी सत्ता को बनाने के लिए जो उनकी पॉलिसीज हैं वो देश के हित में नहीं है। ये बात आ रही है हमारे सामने, जो आप सब ने कहा। तो उसके लिए क्या है, सब जनता को जागृति की जरूरत है और जागृति
सिर्फ कॉलेजों में स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। जागृति हर माता पिता को और बच्चों के लिए करना है, उनको समझाना है ईमानदारी से कैसे समाज में काम करना है। तो जागृति की जरूरत है। आप जागृत हो, संगठन हो, जैसे अम्बेडकर साहब ने कहा था, संगठित हो, शिक्षित बनो, मेहनत करो, संघर्ष करो। ये तीनों चीजें आज ही वैलिड है और आज के समय में उनको पहचानने की जरूरत है और जागृत होने की जरूरत है और अपने वोट के अधिकार को ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल करें। तभी सत्ता जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगी, ना कि आप सत्ता के कंट्रोल में रहेगी। सत्ता को आपके कंट्रोल में रहना है, ना कि आपको सत्ता के कंट्रोल में रहना है। तो इस बात का ख्याल करना है, तभी ये सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। बाकी आप सब समझते हैं, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सब लोगों ने अपनी विस्तार से बातें रखने की कोशिश की है। जगतार सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। मैं शब्दों के गलत चयन के लिए भाटिया सर जी से और समाज से माफी चाहता हूँ। भावना मेरी कुछ और थी, निकल कुछ और गया। जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है, हम जसवीर सिंह जी भाटिया जी से पर्सनली बाद में बात करना चाहते हैं। मैं आज के इस लाइव प्रोग्राम को यही समाप्त करने से पहले आज मैं दो बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें। एक तो जितने संघर्षवादी लोग हैं, जितने संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने सुनाते हैं, सुनते नहीं है किसी। जिनको 50-60 हो गए काम करते हैं, वो नवे जो आ रहे हैं, जो मतलब पूरे हाई लेवल के माइंड रखने वाले लोग हैं, उनकी बात सुनकर राजी नहीं कोई भी। अपनी बोल तो जाते हैं, ये करेंगे, ये तय करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, दूसरों को हुक्म सुना के चले जाते हैं। पर दूसरा क्या कह रहा है उसको मतलब कोई नीति नहीं है, मतलब ये कोई एजेंडा नहीं है, क्लियर कोई एजेंडा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने देखा 18 जून का प्रोग्राम दिल्ली को करा था कि हमने इतने सुने, कम से कम 2-2.5-3 घंटे की स्पीच सुनी लोगों की। कोई क्लियर एजेंडा नहीं है, काम तो करना चाहते हैं। जब तक क्लियर एजेंडा नहीं है तो एजेंडा बनाए और इसको हर समस्या का समाधान हमारे पास में, हमने इसको तैयार कर दिया, मैं भी तैयार कर दिया है। तो इस समस्या को हम बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं और करेंगे। आने वाले वक्त हमने इस पर काम स्टार्ट भी कर दिया है। तो एजेंडा क्लियर करें पहले, उसके बाद में काम स्टार्ट करें। नहीं तो 50-60 साल हो ये लगे रहे, 50-60 साल हम लगे रहे, 50-60 साल हमारे बच्चे लगे रहे। इतने मनवारी यहाँ पर जो है बत्ता मार करके बर्बाद करके निकल जाएंगे। तो याद रखिए इस बात को कि हमारी लड़ाई है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। तो हमें अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे करना है देखना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मित्रा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया आ गई है। आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने से पहले मैं सभी मेहमानों का, दैनिक प्रसाद जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, जैसे भाटिया सर का, जगतार सिंह जी का, टीआर कोटे साहब का, और आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, भाटिया सर का और मेघराज सिंह का स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि वो समय समय पर ऐसे ज्वलंत मुद्दों के लिए हमें समय देते हैं। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया और अपने कमेंट दें। धन्यवाद, शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।